तो rather देन कि आप अपने मन में एक फियर रखें कि हमें इंग्लिश नहीं आ रहा है, ओके, और या आप बहुत ज्यादा टाइम इंग्लिश में 10th या 12th, जो कि एक कॉम्पिटिटिव पीरियड होता है, से मान लिया 12th कॉम्पिटिटिव पीरियड क्यों होता है, क्योंकि उसी के बाद आपका प्रोफेशनल कोर्स डिसाइड होता है, राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बहुत ही मतलब सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा और वो ध्यान से सुने इस बात को, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई कमी होती है और अगर उसकी कोई निंदा करता है तो हम और हमें बुरा लगता है और हम थोड़े और वीक पड़ जाते हैं अपनी अपने प्रोडक्टिविटी में, और अब हम अच्छा नहीं कर पाते। कई बार स्कूल में कोई बुली कर रहे हैं या फिर कॉलेज में, जहाँ फिर किसी बात से आपका मजाक उड़े तो आपको लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं कम हूँ, हम इंफीरियर समझने लग जाते हैं हम अपने अपने आप को दूसरे लोगों से। बट अगर आप ऐसे लोगों से मिलो जो आप ही के जैसे थे और फिर वो उस जगह से उभरे हैं और उन्होंने एक अपनी अमेजिंग लाइफ बनाई है, तो ऐसे लोग आपको इंस्पायर करते हैं। ये वीडियोस हम जो बना रहे हैं मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये आपको इंस्पायर करने के लिए है, ताकि आप इन स्टोरी से इंस्पायर हो और आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी चेंज लेके आ सके जो अंदर से हो, ना कि मोटिवेशन से हो। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करते हैं मिस्टर पवन कुमार सर का, और सुनते हैं आज कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जो उनकी कमियां थी उन्होंने अपनी उनको स्ट्रेंथ में बदला। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। Okay, sir. Thank you so much for joining us. It's really privilege for it's pleasure for us that आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हो और आप हमें समय दे रहे हो. So thank you so much, sir. Thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर लाइक जैसे मेरे को आपने बताया कि लाइक आपको स्टार्टिंग में जब आपने अपना करिकुलम स्टार्ट किया, मतलब जब आपको रियली में आपको लगा कि हाँ अब मुझे अपना करियर बिगन करना है आफ्टर 10th, तो आपके लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो क्या आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हमारे साथ कि क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपको लगा कि हाँ ये एक कमी हो गई मेरी लाइफ में? हाँ, एक्चुअली मैं उसको प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा। हमारे परवरिश का वो एक हिस्सा था कि हमारा जो बैकग्राउंड था, और पहला तो ग्रामीण बैकग्राउंड था, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था था उसमें जो भी माध्यम था सब हिंदी मीडियम ही। और हम्म। हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एक ये चीज था कि जो मतलब बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा पास हों, इस चलते हमारे यहाँ इंग्लिश को मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं रखा। तो अप टू हम्म। 10th इवन 12th में भी ऑप्शन दिए। ऑप्शन में वहाँ पे ये है कि आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, right? तो हमारा 10th तक ये इशू था कि हाँ, और उस शिक्षा प्रणाली में क्या है कि हिंदी इंग्लिश इंट्रोड्यूस ही 5th क्लास में होता है। 5th क्लास में ओके। इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया जाता है, और 10th जो मैट्रिक हमारा जो मेन पहला पड़ाव होता है उसमें वो हम्म। लोग इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं करते हैं, ताकि हम्म। एक तो हुआ कि लोगों में फियर ना हो, और दूसरा कि इंग्लिश की वजह से लोग मैट्रिक फेल ना करें। ओके, तो हम्म। उसकी वजह से हमारा मैं बिहार से आता हूँ, तो बिहार में वो मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो उस वजह से लोग पढ़ते भी नहीं है, मतलब कम ध्यान देते हैं या पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो मैं हम्म। उसको ये नहीं बोलूंगा कि वो हमारा ड्रॉबैक था। ठीक है, हम लोग इंट्रोड्यूस की हुई है, लेकिन आगे के शिक्षा में इंग्लिश एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, समझने के लिए, लिखने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, वो ड्रॉबैक था हमारा, लेकिन बाद में समहाउ मैनेज हो गया। ओके सर, इसको हम लोग क्या इस तरीके से मान सकते हैं कि लाइक लाइक मैं रिसेंटली एजुकेशन सिस्टम स्टडी कर रहा था, तो एक एवरेज निकालते हैं वो कि औसतन एक मतलब जैसे 50 से 60% लोग होते हैं जो 8वीं पास करने के बाद और पढ़ाई नहीं करते हैं, जहाँ कुछ हम्म। 10वीं पास करने के बाद और पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि डीमोटिवेशन जब आप फेल हो जाते हो ना किसी क्लास में, हम्म। जनरली गांव की लड़कियों के साथ ये चीज देखी गई है कि जब वो फेल हो जाती हैं किसी कक्षा में तो फिर माता पिता उतना ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं गाँव में जनरली कि अरे बच्ची तो पढ़ने लायक है नहीं, पढ़ती भी नहीं है, कोशिश भी नहीं कर रही पढ़ने की, बिकॉज वो ये नहीं सोचते कि उसको एक्स्ट्रा काम बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है घर पे, उसको उसको खाना बनाना सिखाया जा रहा है, उसको झाड़ू पोछा करवाया जा रहा है, एट द सेम टाइम फिर उनका दिमाग नहीं लगता है पढ़ाई में, है ना। बट हम्म। लड़कों जैसे फ्रीडम नहीं होता है उन लोगों को वैसे टाइप का। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस वजह से शायद ग्रामीण स्कूलों में या फिर हमारे जो लोअर कह सकते हैं जो एरियाज हैं उनके स्कूलों में ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं, ऐसी इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है? अ, शिक्षा शिक्षा सही दी जाती है, मुझे लगता है। इशू ये है कि लोग, मुझे लगता है, थोड़ा सा डर जाते हैं। डर इस चलते जाते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपने
प्राइमरी तक या हाई स्कूल तक से आप गांव के नजदीक में जो सबसे नजदीक हाई स्कूल है वहां से आप पढ़ाई किए। उसके बाद क्या होता है, आपको हायर एजुकेशन के लिए +2 और इवन बैचलर डिग्री के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो क्या है, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी तक आप कोई नया लैंग्वेज या अर्बन जो पर्टिकुलर ग्रामीण लोग का क्या होता है कि एक फोबिया है अर्बन लोगों से, फोबिया है कि अर्बन लोगों का बोलने का और क्या मतलब रहने का तरीका अलग होता है, गांव वालों का बोलने और रहने का तरीका अलग होता है। दोनों का अपना तरीका है, लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं गांव वाले उनको बड़ा समझ लेते हैं कि हाँ उनका तरीका बेटर है, और वो फिर आपको हर्ट करता है। आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं कि हाँ मतलब उनके बीच में जाके मैं आगे का पढ़ाई कर सकता हूँ या उनसे कम्पीट कर सकता हूँ। तो कभी कभी वो वाला फियर लेके लोग बोलते नहीं, अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ओके अब आगे नहीं, इतना मैं जीवन यापन कर लूंगा। तो मुझे लगता है ये फियर रहता है, लेकिन वो फियर टूटना चाहिए, और मुझे लगता है अभी टूट रहा है। और उसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जैसे लोग क्या कर रहे हैं आजकल आजकल तो जैसे आप लड़कियों का जो प्रॉब्लम होता है, तो लड़कियों का प्रॉब्लम अभी ये हो गया है कि जैसे मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं बिहार का, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियों को अगर आप फर्स्ट डिवीजन आए हैं तो आपको कुछ पैसे देते हैं आगे के एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। आई थिंक +2 में अगर आप हैं तो 30,000 आपको दिया जाएगा कि आप आगे का एजुकेशन करें। उससे दो चीज होता है, आपके सरप्लस एक मनी हो गया, तो पेरेंट लोग बोलते हैं हमें हमारे पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा, तो चलो आप पढ़ लो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट दे रही है। तो मुझे लगता है अभी वो आ रहा है चीजें, और ऐसे ऐसे और मुझे लगता है और सिस्टम्स आएंगे। तो अभी चीजें थोड़ा दूर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी के जैसे मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा सा। मैं बस आपकी राय जानना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। एक्चुअली जैसे अभी करंट सिचुएशन पे लाइक पिछले 2 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और एट द सेम टाइम जो हमारे गवर्नमेंट जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे थे, मेरे को टेक्नोलॉजी से आजकल हर कोई वाकिफ हो चुका है। हाँ। बट अभी तो क्लासेस तो कर ही नहीं रहे होंगे वो बच्चे, बिकॉज वो उनको स्कूल में ही खड़ा करना बहुत बड़ी बात थी। एक टाइम पे गवर्नमेंट के लिए वो चैलेंज था, बिकॉज ये चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करो, मतलब उनको लिटरेसी रेट बढ़ाओ ना। तो अभी वो चैलेंज डबल हो गया है। तो अभी आपको क्या लगता है कि लाइक अभी जो लास्ट 2 साल से जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल का, मतलब जो स्कूल में पढ़ रहे थे, जबकि मैक्सिमम तादाद वही है, 30 to 40 या 50% बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों का भविष्य किस तरीके से अब निर्धारित होने वाला है, या क्या करने वाले हैं वो बच्चे? हाँ, वो एक चीज है कि जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं वो लेट हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए 10th 12th का जो एग्जाम का महीना है वो मार्च तक हो जाना चाहिए, फरवरी मार्च में आपका मार्च में रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन इस बार आपको पता होगा कि मैं उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बार बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को, क्योंकि उन्होंने जो 10th का एग्जाम था और 12th का एग्जाम था, हमारा जो सेकेंड कोरोना वेव जो हिट हुआ उसके पहले ही उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिए थे और रिजल्ट भी दे दिए। तो जैसे अभी सीबीएसई और इनका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको आगे कैसे भेजा जाए। तो मुझे लगता है इस बार कुछ कुछ गवर्नमेंट प्रोएक्टिव दिख रही है वो अपने एजुकेशन सिस्टम से, जो कि एक अच्छे साइन है उनके बच्चों के लिए। क्योंकि तो उससे क्या है कि आपके जो बच्चे हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि आजकल लोग न्यूज देख रहे हैं। न्यूज देखने से क्या होता है कि ऑलमोस्ट हर एक घर में टीवी या मोबाइल पहुंच चुका है मोस्टली। मतलब बहुत पिछड़ा है तब वहां नहीं पहुंचा, लेकिन मोस्टली पहुंच चुका है मोबाइल या टीवी कोई भी माध्यम से। तो उसमें अगर वो देखते हैं कि नहीं हमारी जो गवर्नमेंट है एक्टिव हो गई है, वो हमारा एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करा लिया, तो उससे क्या है कि लोग अभी शुरू हो गए हैं। तो रहा बात क्लासेस का, तो क्लासेस में थोड़ा दिक्कत होगा उनको, तो होप कि वो जल्दी क्लासरूम वाला पढ़ाई शुरू कर दें, जैसे जिससे वो जा मैंने सके। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बात क्यों बीच में लेके आया हूँ, बिकॉज यहाँ से मेरा क्वेश्चन दोबारा से आपकी लाइफ के ऊपर आएगा। बिकॉज अभी देखिए आप एक चीज देखिए, आप 10th क्लास तक ने आपने 10th के बाद आपने 12th में भी इंग्लिश की प्रॉब्लम फेस करी, एंड आपने मुझे बताया किस तरीके से आप रिकवरी करी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज को एक्सप्लेन करिए आप। बट आप चीज देखिए कि जो बच्चा 2 क्लास पढ़ा ही नहीं है, 2 साल पढ़ाई छोड़ दी है उसने, उसके लिए किस लेवल का चैलेंज हो जाएगा। बिकॉज
वहां पे सिर्फ लैंग्वेज चैलेंज नहीं रह जाएगा, वहां पे सारे सब्जेक्ट चैलेंज हो जाएंगे। तो वो बात है। पर सर आपने, अगर आप भी अपना थोड़ा जर्नी एक्सप्लेन करेंगे, आई थिंक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी बच्चों को कि किस तरीके से आपने अपने इंग्लिश का वो फोबिया बोल सकते हैं या डर बोल सकते हैं, उसको आपने ओवरकम किया एंड कैसे अपने आप को स्ट्रेंथ बनाया अपनी इसमें आपको। तो देखिए प्रभु, मुझे इतना पता था कि मेरे को जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब हम लोग 10th का एग्जाम दे रहे थे, तो ऑलमोस्ट हमारे हाई स्कूल में 10th का स्ट्रेंथ अराउंड 250 बच्चों का। तो एक चीज प्लस था कि हम लोग वो टॉप में आ रहे थे, मतलब थोड़े अवेयर, ज्यादा अवेयर थे हम लोग पढ़ उनके अपेक्षा। तो हम लोग को वही टॉप 15, टॉप 10 में आ रहे थे। तो उसमें क्या था कि हमें इतना पता था कि हम बेसिक पे अपना काम कर सकते हैं, बेसिक इन द सेंस साइंस और मैथ। तो अगर आपको साइंस और मैथ आते हैं, तो मैथ क्या है, एक टूल है साइंस को सोल्व करने का। तो अगर वो टूल आ रहा है और वो बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं या रूल्स हैं या लॉज हैं, अगर वो आपको पता है, तो आप समहाउ आप आगे जाके उसको स्ट्रगल कर सकते हैं। मीन्स मीन्स ऐसा हुआ कि इंग्लिश क्या है, एक जरिया है कम्युनिकेट करने का। क्या प्रूव, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कम्युनिकेट क्या करना है, तो फिर आपको इश्यू होगा। उससे बेटर होगा कि आप अपने बेसिक पे काम करते रहें। बेसिक पे काम करते रहें मतलब साइंस अपना मजबूत रखें, सोशल जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं वो मजबूत रखें। फिर आगे जाके मुझे लगता है वो धीरे 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 हो जाता है, क्योंकि आगे जो हायर एजुकेशन होते हैं वो मोस्टली 3 साल या 4 साल का बैचलर डिग्री होता है, फिर मास्टर डिग्री 2 साल का होता है। तो बैचलर डिग्री में 3 साल या 4 साल का आपको एक अच्छा खासा बफर पीरियड मिल रहा है। कोई एक इंग्लिश हमारे लिए पूरा नया लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारे इंग्लिश तो आजकल हम लोग डे टू डे में यूज करते हैं। तो क्या होता है कि सिर्फ हमें या तो अंडरस्टैंडिंग या स्पीकिंग में कुछ इशू होता है। मोस्टली हम लोग रीडिंग में इशू नहीं होता है, रीड कर लेते हैं, और मुझे जहाँ तक पता है। तो सिर्फ इशू क्या होता है कि कभी कभी उनका एसेंट हम लोग पकड़ नहीं पाते, तो अंडरस्टैंडिंग में इशू होता है, या राइटिंग या स्पीकिंग में इशू होता है। तो वो जो 3 साल या 4 साल डिपेंडिंग ऑन कोर्स जो बफर पीरियड मिलता है, अगर हम उस पे काम करते हैं तो धीरे धीरे मुझे लगता है हम लोग सीख जाते हैं। तो rather देन कि आप अपने मन में एक फियर रखें कि हमें इंग्लिश नहीं आ रहा है, ओके, और या आप बहुत ज्यादा टाइम इंग्लिश में 10th या 12th, जो कि एक कॉम्पिटिटिव पीरियड होता है, से मान लिया 12th कॉम्पिटिटिव पीरियड क्यों होता है, क्योंकि उसी के बाद आपका प्रोफेशनल कोर्स डिसाइड होता है, राइट। +2 के बाद आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। तो मान लिया इंजीनियरिंग जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग, और जो भी लॉ, बिजनेस या कॉमर्स में जाना चाहते हैं, उसमें क्या है, जो कॉमर्स या इंजीनियरिंग का बेसिक है, साइंस मैथ जो भी है, अगर उस पे आप पकड़ बना के अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते हैं और फिर आगे जाते हैं, तो आपके पहले 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल बहुत थोड़ा डिफिकल्टी होगा। हो सकता है आप अपने कलीग से उतना इजी वे में आप कम्युनिकेट ना कर पाए, लेकिन क्या है कि फिर भी आप कॉन्फिडेंस रहिएगा, क्योंकि आपको चीजें आती है। तो मैं बोलूंगा कि रैदर देन कि आप उसको देख के आप डीमोटिवेट मोटिवेट होइए खुद को, रैदर देन आप अपना बेसिक पहले मजबूत कीजिए। इंग्लिश पे थोड़ा कम भी ध्यान दीजिएगा, या जो भी लैंग्वेज से आप पढ़ना जा रहे हैं उस पर अगर कम भी ध्यान दीजिएगा, तो आपको आगे में वो कैचअप कर लीजिए। तो डीमोटिवेट मत होइए, अपना बेसिक पे काम करते रहिए, आगे में जाके वो मेकअप हो जाएगा। तो ज्यादा मतलब माइंड में वो कायोस या वो एक होता है फोबिया क्रिएट मत कीजिए उस लैंग्वेज, और आप बाद में काम कर सकते हैं। और इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज है सीखना और बोलना दोनों, ग्रामेटिकली भी। तो बोला जाता है इंग्लिश ग्रामर सबसे इजी ग्रामर है, rather than संस्कृत, इंग्लिश, सॉरी, हिंदी या अदर ग्रामर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। लाइक सर, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज थोड़ा ना, लाइक कई बार होता है ना कि हम लोग, आप जैसे आप मुझे बता दिए कि ओके, लाइक मैं बोलूं कि भैया भैया देखिए मैं ना ये काम गलत कर रहा हूँ, आप मुझे बोल दीजिए कि नहीं, अरे सही करो, अरे निराश मत हो, सही करो, तुम कर सकते हो, क्योंकि हो जाएगा। इसमें व्यक्ति कई बार ऐसा सोच सकता है कि अरे ये इसने फिलोसफी सुना दी, ज्ञान बांट दिया, मोटिवेट कर दिया इसने, किसको, इनको खुद तो कभी इन्होंने इन्होंने को पता नहीं है ना कि हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है। मतलब होता है ना, क्या आपने भी वो रास्ता चला है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं?
तो आप प्लीज थोड़ा अपना अपने जब आप कॉलेज में एंटर किए आफ्टर ट्वेल्थ, और आपने ट्वेल्थ के बाद पहले भी मुझे बताया था कि आपने कैसे इंग्लिश का स्ट्रगल किया, बट आफ्टर ट्वेल्थ जब आप कॉलेज में एंटर किए, बिकॉज वहां पे हम लोग ज्यादा अपनी इमेज का सोचते हैं कि अरे सब लोग देख रहे हैं, फिर लड़के लड़कियां एक साथ हो जाते हैं और फिर हम बड़े भी हो गए होते हैं, है ना, तो बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं वहां पे। तो वहां आपने कैसे लाइक, और आप प्लीज अपनी जर्नी एक्सप्लेन कीजिए कि थोड़ा कैसा एक्सपीरियंस थे वहां पे आपके जाके कॉलेज में, और आप आईआईटी में थे तो और भी ज्यादा मतलब वहां पे अच्छे बच्चे होते हैं। तो हुआ ये प्रभु, प्लस टू में मोस्टली हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप 100 मार्क का या तो इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं। हमें हम्म प्लस टू मुझे प्लस टू में मेरे जो दूसरे दोस्त थे वो इंग्लिश लिए। इंग्लिश इस चलते लिए क्योंकि वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो रहे थे कि हमें अल्टीमेटली आगे जाके इंग्लिश में पढ़ाई करना है। लेकिन मैं वहाँ पे हिंदी चूज किया क्योंकि मैं एक नया लैंग्वेज पे, उस समय 1 साल या 2 साल का जो पीरियड था उसमें मैं एक लैंग्वेज पे ज्यादा टाइम ना देके मैं सोच रहा था कि मैं अपना बेसिक पे काम करूं। मतलब साइंस हम्म मैथ पढ़ूं ताकि मैं आईआईटी जेई या जो भी इंट्रेंस एग्जाम हो मैं क्रैक कर पाऊं। तो मैं उस समय हम्म 100 नंबर का हिंदी लिया। और उसके बाद ठीक है, जो भी जिस भी टाइप का हमने प्रिपरेशन किया, सेल्फ स्टडी प्लस थोड़े बहुत कोचिंग, उसमें हमने फिर एग्जाम क्रैक कर लिया। हम्म उसमें भी जब मैं कॉलेज चूज कर रहा था मेरे मन में दो ऑप्शन कि मैं अपना एनआईटी में, आपको पता होगा स्टेट कोटा होता है, मतलब 50% स्टेट वालों को प्रीफरेंस दिया जाता है, 50% ऑल इंडिया लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मैं एक ऑप्शन ये था कि मैं जो हमारे स्टेट का जो एनआईटी था, एनआईटी पटना में नहीं जाने वाला, तो उसमें मुझे क्या है कि हमारे टाइप के बहुत सारे लोग मिले। तो मैं सोचा था हम्म कि मैं दूसरे स्टेट के एनआईटी में ही पढ़ूंगा, ये मेरे दिमाग हम्म में फिक्स था। तो दूसरे स्टेट में एनआईटी में जब मैं चूज कर रहा था उसमें भी मैं बहुत कॉन्शियसली अपना ऑप्शन भरा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाह रहा था। मतलब ऐसा ना हो कि मैं कम्युनिकेट ही ना कर पाऊँ शुरू में। तो ऐसा नहीं कि मैं हम्म पूरा साउथ इंडिया चला जाऊंगा। साउथ इंडिया जाने से मतलब ये हुआ कि एक बेसिक कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो मैं हो सकता है मैं एक नया लैंग्वेज सीख ना पाऊँ। इस चलते मैं ऐसा एनआईटी चूज कर रहा था जैसे आसाम, राउरकेला, मतलब उड़ीसा, जहाँ पे क्या है कि आप उनसे अपने बेसिक लैंग्वेज में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और फिर आपको एक थर्ड लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के आपके पास स्कोप भी रहे। इसी चलते हमने उड़ीसा का मोस्टली लॉक कर दिया क्योंकि वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था। एक तो मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो मेरा जो स्टेट वाला फोबिया था या वहाँ जो इजी होता है कि हमारा कंफर्ट जोन में मैं रह जाता, वो वाला दूर हो गया थोड़ा। और उड़ीसा वाले को भी थोड़ा थोड़ा उड़िया आता है, मतलब वो हिंदी समझते हैं बट उनको भी हिंदी बोलने में दिक्कत होता है। हाँ, वो लोग हिंदी समझ जाते हैं लेकिन हिंदी बोलते एग्जैक्टली। थोड़ा कम। तो फिर आपको हाँ अगर जी, उनसे बात करना है तो हो सकता है आपको अंग्रेजी में ही बात करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जी। तो उतना इसलिए तो वो जो हमारे लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन था एनआईटी राउरकेला, हमने फाइनली एनआईटी राउरकेला में एडमिशन ली। लेकिन अब क्या दिक्कत था एनआईटी राउरकेला में जाने के बाद कि हमें दो लैंग्वेजेज पे काम करना था। एक इंग्लिश हम्म जो कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज था, और एक कंप्यूटर का सी प्लस। हाँ, हम्म तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मैं मुझे अभी भी याद है कि मैं पहली बार, और वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है सी का, हाँ, लेटेस्ट सी करके एक बुक था। तो मुझे याद है मैं सी के क्लास में गया था, पहला क्लास था। और मोस्टली वहाँ पे जो बैचेज होते छोटे होते, 40 बच्चों का हमारा सिविल इंजीनियरिंग का बैच था। लेकिन हमारा आई थिंक दूसरे ब्रांच के साथ मिलकर 180 का स्ट्रेंथ हो गया था। उन्होंने एक बड़ा सा क्लास रूम था, सबके सामने सिस्टम्स हैं। और मुझे याद है अभी भी वो इंस्ट्रक्टर आगे सबसे पहले क्लास में कुछ बोल, मेरे को तो पहले वो अलग माहौल लग रहा था। उन्होंने बोला अपना आप कर्सर राइट कॉर्नर में ले जाइए। मुझे ये नहीं पता था कि कर्सर किसको क्या बोलते हैं, मुझे ये पता था ये एरो है क्योंकि एरो जैसा दिखता है वो। मुझे ये नहीं पता बिल्कुल। था कि इसका टेक्निकल टर्म कर्सर है। तो हम्म उस समय मुझे लगा यार मैं मिसफिट हूँ इस जगह पे। सेम चीज उसी वीक में एक और हमारे पास हैमर पड़ गया। हैमर इन द सेंस कि हम जिस एजुकेशन प्रणाली से आए हैं वहाँ पे क्या है कि मतलब जस्ट आपको पास करवाया जाता है, प्रयोगशाला में बहुत कम एक्सपीरियंस दिया जाता है, टेंथ हाँ में जी, भी हाँ और जी। ट्वेल्थ में भी। ओके, हमारा ट्वेल्थ का कॉलेज इवन 3 रूम का कॉलेज था, मुझे अभी भी याद है, उसमें सिर्फ अच्छा। 3 ही रूम थे।
हाँ, ओके। तो वो मैं प्रयोगशाला कहाँ से होगा, प्रयोगशाला था नहीं, तो हमने कभी वो प्रयोगशाला में जो भी उपकरण यूज होते हैं उसे हमने देखा नहीं था। एग्जाम दिए हैं, एग्जाम में हमने सिर्फ टापा है, ओके, हाँ हाँ। बट उस चीजें को ना फिजिकली हमने देखा है ना उपयोग किया है। तो मुझे अभी याद है, मैं फिजिक्स लेबोरेटरी में गया, हमें पांच पांच के ये बच्चों का एक ग्रुप बना के कोई भी एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जाता था। मुझे अभी भी याद है, वो जो इंस्ट्रक्टर थे मुझे तो बोले जाओ वहां से वर्नियर कैलिपर लेके आओ। मैं सही में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। मैं मतलब इतना एम्बैरस फील कर रहा था। मैं गया वहां पे, बकेट देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा वर्नियर कैलिपर क्या है। मैं पूरा वो जो बकेट था वो उठा के सर के पास लेके चला गया। सर बोले, सर को समझ में आ गया कि मतलब इस लड़के को नहीं पता है कि वर्नियर कैलिपर क्या है। उन्होंने मुझे मतलब ऐसे घूरा कि मतलब मैं पूरा ह्यूमिलेट हो गया। मुझे मतलब शर्म आई कि मतलब वो वीक मेरे लिए सच में मतलब ऐसा था कि मैं मिसफिट हूँ इस जगह पे। ना मुझे कंप्यूटर क्लास में मुझे समझ में आ रहा है, ना मैं फिजिक्स लैबोरेटरी में समझ में आ रहा, और इवन क्लासरूम में क्या था, क्लासरूम में इंग्लिश में पढ़ा रहे थे। मेरा एक ये था कि मैं जाके पहले एक नोटबुक पे मैंने लिखा अपना, उसके अगले दिन, कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है और मेरे वीकनेस क्या है। मतलब एक शांति से बैठ के मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मिसफिट हो जाऊंगा, मुझमें कुछ क्वालिटी है तभी मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल अब बिल्कुल। मुझे ये है कि मुझे अपने हो सकता है या उस क्वालिटी को थोड़ा और साफ करना पड़ेगा और वो वीकनेस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। वीकनेस में मुझे ये समझ में आया कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही है। इंग्लिश लैंग्वेज का भी 4 पोर्शन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक स्पीकिंग है, एक राइटिंग है। तो मुझे रीडिंग आ रहा है, ओके, स्पीकिंग में इशू हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग में मेरा 50-60 का रेशियो है, ठीक है। तो 50-60 रेशियो में मैं मतलब लिख सकता हूँ, राइट। तो मैंने उसमें ये डिसाइड किया कि मैं क्लासरूम जाऊंगा और जो भी हमारे प्रोफेसर हैं वो जो भी बोलेंगे, मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं नोटबुक पे नोट डाउन कर लूंगा। हो सकता है मुझे कोई उनका वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मैं जितना समझ में आ रहा है उतना ही लिख लूंगा, मतलब मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा। उसके बाद रूम में आऊंगा और जो भी हमारे स्टैंडर्ड नोटबुक है मैं वो खोलूंगा, उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। फिर मुझे ऑब्वियसली वो टेक्निकल टर्म समझ में आ जाएगा। तो उसका तोड़ हमने वो निकाला। फिर लाइब्रेटरी का मैंने तोड़ ऐसे निकाला कि मुझे ये चीजें पता नहीं, तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा एक प्लस पॉइंट ये था एनआईटी में कि वो पहले ही लिस्ट दे देते थे कि जैसे इस लाइब्रेटरी में आपका ए सेशन में ये वाला एक्सपेरिमेंट होगा। तो मैं बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले हाँ, तो मोस्टली लोग क्या है कि उसके कुछ नोटबुक नहीं रखते, हम लोग लाइब्रेटरी का नोटबुक नहीं रखते थे, या तो पुराने सीनियर का नोटबुक यूज कर लेते थे या कुछ नेट से इधर उधर देखते थे। मैं सबसे पहले साइकिल से, मुझे अभी भी याद है, मैं शाम में सबसे पहले नियर बाई बुक स्टोर में गया, मैं बोला फिजिक्स का लाइब्रेरी, फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे लाइब्रेटरी का बुक चाहिए जो इंजीनियरिंग में यूज होता है। उन्होंने मुझे दिया, मैं आया, और जब भी मैं लाइब्रेटरी जाता था उसके पहले 2 से 3 घंटे उसके थ्योरी, उसमें क्या क्या अपैरेटस यूज हो रहा है, वो प्रोसीजर डिटेल, अगर कोई मैं नया इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ तो उसका कैलिब्रेशन कैसे होता है, इक्विपमेंट को यूज कैसे करते हैं, तो सब कुछ उसके ड्रॉबैक में पढ़ के जाता है। उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ मेरे को याद है कि मेरे को पहला लैबोरेटरी सेशन के वाइवा में मुझे 10 में से 5 मिला था, ओके। तो उसमें से फिर मेरे को 9.5 10 ऐसा 10 में से मिलने लगा, और उस सब्जेक्ट में मैं फाइनली मुझे ईएक्स ग्रेड मिला, ईएक्स में 10 आउट ऑफ 10 मिला, ओके। तो वो ओवरकम हो गया, क्योंकि लेकिन फिर भी इश्यू था, जब जब ये सब पढ़ के भी जाता था तो मुझे कम्युनिकेट करने में इश्यू होता। लेकिन चूंकि हमें आता है वो चीजें, ये चलते टूटी फूटी भाषा में उनको कम्युनिकेट कर देता था, और वो समझ जाते थे कि हाँ इसको जो कर रहा है उसको पता है। तो जैसे एक और मैं लेबोरेटरी सेशन बोलता हूँ, लेबोरेटरी सेशन में मेरे साथ क्या होता है, जैसे जो, हाँ, मुझे वहाँ बूस्ट कहाँ मिला, कैसे मैं प्लस हुआ, जैसे जिन जो लोग आईसीएसई बोर्ड थे से आए थे या जो भी अच्छे इंग्लिश बोल रहे थे, उनको वहाँ पे वो मोस्टली वो लैक कर रहे थे टेक्निकल चीजों में। लेकिन मैं वो टेक्निकल को मजबूत किया, तो क्या होता था कि वो लोग भी आके पूछते थे, अरे पवन ये मतलब ये इक्विपमेंट कैसे यूज करते हैं, इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, मुझे थोड़ा बता दो।
तो उसमें फिर मुझे लगा ओके, तो जब मैं उनको बताया था तो ऑब्वियसली अपना इंग्लिश में ही बताने की कोशिश करता था, तो मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिस हो रहा था, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहा था मैं। तो दो चीज था उसमें, फिर मुझे लगा कि चलो एक्चुअली अगर आप अपना टेक्निकल या बेसिक में अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो ये ओवरकम हो जा रहा है, शर्म का बात नहीं है। आप उनसे अभी भी स्मार्ट हो रहे हो, क्योंकि अगर आप ग्रुप में वाइवा में आपको ज्यादा नंबर आ रहे हैं फिर ठीक है, तो वो फोबिया चला गया। सी प्लस वाला फोबिया मेरा बहुत लेट तक था, कंप्यूटर लैंग्वेज वाला, क्योंकि वो सीखने में, क्योंकि मैं दो लैंग्वेज से स्ट्रगल कर रहा था, प्लस में अपना टेक्निकल पे भी काम कर रहा था, तो मुझे थोड़ा और टाइम लग रहा। लेकिन वहीं सी का एक और चीज है, डाटा स्ट्रक्चर करके हमें एक कोर्स पढ़ाया जाता था। तो डाटा स्ट्रक्चर में मोस्टली हम लोग एल्गोरिज्म पे काम, एल्गोरिज्म पढ़ाए जाते। हाँ जी, हाँ एल्गोरिज्म जी। मेरा सही हो रहा था, लेकिन लैंग्वेज लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा था, और वो लास्ट तक रहा मेरा। फिर भी मैं अच्छे नंबर से सी और सी प्लस प्लस के जो दोनों कोर्सेज थे मैंने पास किए। 10 में से 8 आए मुझे लगता है सी प्लस प्लस। ठीक है चलेगा, क्योंकि मैंने एटलीस्ट उसको हैंडल कर लिया एक अच्छे मार्क के साथ। हम्म। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपना पहले लिस्ट डाउन कीजिए अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ पे आप अच्छे से काम कीजिए, ओके, अच्छे से काम कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहां जाके आप एलियन जैसा हो जाइए। मुझे कॉलेजेस में क्या होता है मोस्टली, जैसे हमारे यहाँ 8 से 5 का सेशन होता है। वो हम्म। मॉर्निंग 8 में जाइएगा और वीक में 5 डेज, सैटरडे संडे कंप्लीटली ऑफ है। और 5 के बाद जनरली लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन थोड़ा मैं अपना शॉर्ट कर देता था। मान लीजिए अगर कोई 5 से 9 बजे तक हो रहा है तो मैं 5 से 7 ही जाऊंगा। थोड़ा जल्दी आके मैं उस पर काम करना शुरू कर देता, क्योंकि वो मेरा हम्म। स्ट्रेंथ है, राइट। तो मैं स्ट्रेंथ पे करने के लिए मैं अपना प्रैक्टिस या पढ़ाई शुरू कर देता था। दोनों चीज मैं मैनेज करके चल रहा था। तो अगर आप ऐसे मैनेज कीजिएगा तो मुझे लगता है आप उनसे दूर भी नहीं होइएगा, और अपना जो फियर है या उससे ओवरकम भी कर लीजिएगा। लेकिन मैं यही बिल्कुल। बोलूंगा कि प्लस 2 में आप ज्यादा घबराइएगा नहीं। हाँ, प्लस 2 में घबराना नहीं है हमें। हमें करना क्या है कि जो हमारा एटलीस्ट जो हमारा स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है उस पर काम करते रहिए। नया लैंग्वेज सीखने का कोई जरूरत नहीं है। वो बाद में आप ऑटोमेटिक वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि आप आपको गो थ्रू करना पड़ेगा और सीख सीख जाइएगा। लाइक आपने जैसे अभी भी अपनी जर्नी बताई, तो यहाँ से मैं एक चीज रियलाइज कर पा रहा था, बिकॉज मैं मतलब ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट से मिला हूँ मैं पर्सनली कॉलेजेस में जाके। और यहाँ पर अगर आपको पता हो कि हमारे उड़ीसा में मैक्सिमम बच्चे बिहार से आते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ बंगाल से आते हैं, फिर कुछ हिस्सा हमारे उड़ीसा बच्चों का होता है। हम्म, तो यहाँ हम अगर देखते, अगर हम मैक्सिमम तादाद में बच्चों से मिले तो उनको अंग्रेजी भाषा वास्तव में समझ में नहीं आ रही है। यही एक कारण था। प्लस मैंने ये समझा कि भले ही हम ना कहीं फेक कर रहे होते हैं इस चीज को, हम लोगों को दिखा नहीं रहे होते, हम छुपा रहे होते हैं इस चीज को कि कि भाई हमें अंग्रेजी नहीं आती है। बिकॉज रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कुछ पढ़ने के लिए, मतलब हाँ, हमारे 12 पार्ट्स ऑफ लाइफ है, मतलब 12 पार्ट्स ऑफ लाइफ पे गोल लिखने होते हैं। तो मैंने उसे 12 पार्ट सेंड किए। अब वो बंदा इंटेलेक्चुअल वर्ड को पढ़ नहीं पा रहा था, एंड ही इज ए बीटेक पास्ड स्टूडेंट। 4 साल उसने बीटेक करी है और बीटेक पास स्टूडेंट है वो। इंटेलेक्चुअल वर्ड पढ़ नहीं पा रहा, बिकॉज हमारे जो जिसके कह सकते हैं हम, जो एक एवरेज प्लेटफॉर्म पे जो कॉलेजेस आ जाते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है कॉलेजेस, वहां पे आजकल क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि बच्चों को जनरली लाइक आप बोलो चीटिंग करके या फिर कैसे भी करके कुछ अलाउंस मिलती है, बच्चा उसमें पास हो जाता है। बट ऐसे बच्चों के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? लेकिन होता है स्टार्टिंग में आप कॉलेज में आए और आप इतनी खिचड़ी पकड़ी है, वो टीचर भी बोले जा रहे हैं, 7 7 लेक्चर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल करने हैं, फिर दोस्तों के साथ इमेज बनानी है। और मतलब मैं, आप, मुझे सबसे ज्यादा जो अमेजिंग लग रहा है आपसे बात करने करने के बाद, वो ये चीज लग रही है कि आप इतने कंट्रोल्ड कैसे थे। मतलब एक होता ना कि आदमी खुद को एनालाइज नहीं कर पा रहा होता, वो जो 12th से आए हो, आप खुद को एनालाइज कर रहे हो। और मतलब एक ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे कर पाते। तो ये आज क्वालिटी कैसे आपने बिल्टअप करी अपने अंदर? और ये जो बच्चों की मैंने अभी बात बताई आपको, इन लोगों को आपके हिसाब से क्या सजेशन रहनी चाहिए आपकी, मतलब आपकी क्या सजेशन है इनके बारे में कि किस तरीके से अपने कॉलेज और अपनी लाइफ को देखना चाहिए? हाँ तो देखिए, सबसे पहला ये है तो कि हमें एक फोमो से गुजर रहे होते हैं जब हम कॉलेज में जाते हैं। ऐसा ना हो कि हमें वो जो अपने दोस्त वाले ग्रुप है मुझे ये बोले नहीं तुम आउट ऑफ लीग हो,
तो मैं आउट ऑफ लीग भी नहीं रहना चाह रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपना पहले स्ट्रेंथ वीकनेस एक पेज पे मैं हर एक महीने बाद लिखता था, हर यही एक यही महीने। यहाँ पे, सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखने वाला, मुझे भी रिसेंटली एक बंदे ने बोला कि अमरजीत जाओ खुद को जाके एनालाइज करो, राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो समटाइम क्या होता है कि ठीक है हम पेन पेपर लेके बैठ गए भैया, हम बैठ गए पेन लेके कि ठीक है अभी मेरे को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखने, बट हम आइडेंटिफाई नहीं, मतलब ये मैं जानना चाह नहीं, रहा हूँ कि आप इतना ज्यादा कैसे अपना खुद को एनालाइज कर हाँ, रहे तो थे, ये मेरे को नहीं, मतलब तो कंफ्यूजन स्ट्रेंथ लगा। और वीकनेस लिखते समय जी सर, मैं ये ध्यान रखता था कि नहीं, मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखूंगा और उस लिखते समय मैं खुद से ट्रूथफुल होऊंगा, फॉल्स नहीं लिखूंगा कि हाँ मेरे वीकनेस नहीं, मेरे स्ट्रेंथ। पहले आप खुद को रियलाइज कीजिएगा कि मुझे ये जो नया इन्वायरमेंट मिला है वहां मुझे फिट होना है। फिट होना है, जो हम क्वालिटी लेके आए हैं उसी के साथ ही फिट होना है। ऐसा नहीं कि हमने अभी तक जो पढ़ाई पढ़ी है उसके साथ मैं फिट नहीं हो सकता। अगर ये फोबिया आ जाएगा तो फिर दिक्कत है, तो ये मत होइए। आप एक्चुअली वो कॉलेज में गए हैं, मतलब सबका आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट सेम। ओके, हाँ, दिक्कत ये है कि कहीं का हो सकता है कि वहां पे जाके वो थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग क्या है, अगर आपका जो कुछ मिसिंग पॉइंट है उस पे आप वर्क कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे आप मतलब मिसिंग आउट फील मत कीजिए। ओके, आप ट्रूथफुली मैं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं लिखता था एक पीस ऑफ पेपर में, और उस समय ट्रूथफुल होता। ट्रूथफुल मतलब अगर जो मेरा स्ट्रेंथ है, मैं स्ट्रेंथ लिखता था। जैसे मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं से कि 1 घंटा 2 घंटा किताब खोल के बैठ सकता हूँ। कॉलेज में मोस्टली ये थोड़ा हम हट जाते हैं कि थोड़ा छूट जाता है ये चीज, प्लस टू में करते हैं, अब बीटेक में हम नहीं करते हैं। तो मैं वही खुद को रिमाइंड करता था कि मैं प्लस टू में चूंकि बैठ के आया हूँ, तो यहाँ पे वो आदत छोड़ना नहीं है। सब लोग बैठ के ही आए होते हैं, अच्छे से पढ़ के ही आए हैं, मतलब तब वहां पहुंचे। ओके, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, थोड़ा चिल आउट कर, मतलब लगता है कि अब नहीं, अब इंजॉय करना है। तो मैं वही बोल रहा था कि हमारे जो वीकनेस है उस पर काम करने का एक ही तरीका है कि जो हम चिल आउट वाले टाइम है उसमें से अगर मैं 50% टाइम भी कट करता हूँ, तो मेरे पास बहुत समय हो जाता है जो हमारे वीकनेसेस हैं उस पर काम करने के लिए। तो मैं ट्रूथफुली स्ट्रेंथ और वीकनेस इस पेपर लिखता था। मैं जैसा आपको पहले भी बोला कि अगर मान लिया जाए 5 बजे हमारा कॉलेज छूट रहा है, तो मोस्टली हम 5 से शाम के 10 या 11 बजे तक, जो भी 6 से 7 घंटे होते हैं, वो लोग हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, या तो गप्पे लड़ा रहे हैं, या तो कोई गेम खेल रहे हैं, या जो भी है बाहर जाके घूम रहे हैं। तो वो मैं छूटना नहीं चाहता था, पिक टाइम में वो मैं करना चाहता था। जैसे मान लीजिए 5 से 8 बजे वो पिक टाइम है करने का, तो मैं बोलता था 5 से 8 में ये काम करूंगा, लेकिन 8 बजे मैं रूम आ जाऊँ। उस समय क्या है, आपके दोस्त बोलेंगे भी नहीं कि नहीं अब तुम क्यों जा रहे हो इसे, उनको पता है कि हमने जो मस्ती करना था कर लिया। अब उसके बाद का जो मस्ती है वो एक्स्ट्रा मस्ती है। तो मैं वही मैं उसका जो, हाँ, वो वीकनेस से ओवरकम करने के लिए मैंने वो टाइम कट किया, और उस रूम पे आके और फिर वो उस पर काम कर सकते हैं। फिर अगले दिन आप फ्रेश या इनर्जेटिक फील कीजिएगा कि मैंने मस्ती भी कर ली, हमारे अगले दिन का पढ़ाई का प्रिपरेशन भी हमारे पास है। तो अगले दिन मैं, ऐसा नहीं है कि क्लास में जाके मैं स्ट्रेंज फील करूंगा, क्योंकि मुझे उसका पहले ही थोड़ा पढ़ लिया है, नहीं? या मैंने पहले क्लास का रिवीजन कर लिया है। तो उसमें क्या है कि आप फ्रेश फील करते हैं। तो अगर मान लिया क्लास में आप अटेंटिव रहते हैं, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप खुद को मोटिवेट रख पा रहे हैं। तो मैं उस तरीके से खुद को मोटिवेट कर रहा था कि मैं रिवीजन करके जा रहा हूँ, मैं आगे वाला थोड़ा सा देख भी ले रहा हूँ। तो क्या है कि क्लास में एटलीस्ट मेरा को मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश अच्छे बोलने वाले जो लोग हैं वो आके मुझसे पूछ रहे हैं कि अरे कल क्या हुआ था, या क्या असाइनमेंट मिला था, तुमने असाइनमेंट किया क्या। तो उससे क्या था, आप इनर्जेटिक फील करते, चलो मैंने किया है। वो लोग अगर आकर मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब मैं अभी ठीक रास्ते पे हूँ, मैं काम कर सकता हूँ और मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है हम सबको वो चीज करना पड़ेगा। और वो करने से आप क्या है, खुद को मोटिवेटेड फील कीजिएगा और आप अच्छे से जेल अप हो पाइएगा, और फिर वो लोग भी आपको वैल्यू देंगे। मुझे याद है कि मतलब वो इंसिडेंट मुझे याद है, क्योंकि मुझे वो बहुत बाद में मोटिवेट किया था। मैं जब ये था उस फर्स्ट ईयर में था, आई थिंक उसी समय 3 इडियट मूवी आई थी। तो हमारे जो लेबोरेटरी के ग्रुप वाले थे उसमें मुझे रैंचो बोलना शुरू किया। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको निगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं। तो मैं उस समय उसको पॉजिटिव वे में लिया,
जो रैंचो बोल रहे हैं मतलब ठीक है, मैं थोड़ा तो पढ़ रहा हूँ। ओके, तो मेरा यहाँ आने का जो प्राइम पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, मतलब चलो आप बोल लीजिए। तो वो मेरे को मोटिवेट किया था उसने। रैंचो बोल रहे हैं मतलब वो फील कर रहे हैं कि हाँ मतलब मैं थोड़ा तो पढ़ रहा हूँ। तो वो डिफरेंट। हम्म, एग्जैक्टली। तो अच्छा लगा। उसमें मेरे को अच्छा लगा, मतलब उसको मैं नेगेटिव वे में नहीं लेके मैं पॉजिटिव वे में लिया था। और फिर मैं आगे और कंटिन्यू कर, जैसे मुझे अभी भी याद है कि कुछ, जब मैं एग्जांपल देता हूँ तो उसमें मैं डीमोटिवेट हो सकता था फर्स्ट सेमेस्टर में। मुझे याद है कि एक कोर्स था, चटर्जी सर के का कोर्स था वो। जनरली जो स्ट्रक्चर क्या होता है कि मिड सेमेस्टर, इन सेमेस्टर होते हैं। मिड सेमेस्टर का वेटेज 30% और इन सेमेस्टर का वेटेज 50% होता है, और 20% वेटेज और असाइनमेंट्स और या जो भी एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं उसके वेटेज होते हैं, राइट, मार्किंग। तो मुझे एग्जैक्टली। याद है, हाँ, तो मिड सेमेस्टर हमने दिया। 30 नंबर के मिड सेमेस्टर थे, मेरा 30 में से 23 नंबर आए, मतलब 23 आउट ऑफ 30 है। मैं खुश था क्योंकि मैं अभी भी क्लास के टॉप 10 में था, 23 नंबर लाने, तो मैं खुश था, चलो मेरा परफॉर्मेंस इतना गंदा नहीं। लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर मेरे को एक्स्ट्रा बुलाए और उन्होंने बुला के पूछा तुम्हारा एग्जाम खराब क्यों गया। मुझे समझ में आया, मेरा एग्जाम तो अच्छा गया, मतलब 23 नंबर लाया हूँ, मतलब मैं अभी भी क्लास के एलिट ग्रुप में हूँ। तो लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन हमें पॉइंट आउट किया कि ये क्वेश्चन अगर तुम सही करते 5 नंबर का, तो तुम 28 या 28 नंबर हो जाते तुम्हारे। उसमें यही लिखा हुआ था, राइट डाउन द ड्रॉबैक ऑफ समथिंग। तो ड्रॉबैक लिखना था। मुझे ड्रॉबैक का मतलब नहीं पता था। मुझे इतना पता था ये एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप का है, तो या तो मुझे इसमें एडवांटेज लिखना है या तो डिसएडवांटेज लिखना है। ओके, लेकिन ड्रॉबैक का फिर मैं गेस किया कि शायद ये एडवांटेज लिखने के लिए बोला। मैं वो उसका पूरा एडवांटेज लिख दिया। मुझे लगता है 6 या 7 पॉइंट लिखे थे, सातों पॉइंट सही थे, मुझे नंबर अच्छे खासे मिल जाते। लेकिन सर ने उन्हें पॉइंट आउट किया कि ये तुम ऐसा कैसे लिखे। बोला सर मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। तो फिर मुझे वो 10 मिनट बैठ के समझाए मुझे कि ठीक है, तुम्हारा नंबर इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुम और इंग्लिश पे काम कर सकते हो। मतलब सर मैं कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा बात है। वो खुश हुए एक्चुअली। वो बोले चलो तुम उसी समय मैं उनको दिखाया, मैं उसमें एक पॉकेट में डायरी रखता था, बहुत कम मेरे दोस्तों को पता था। उसमें मैं हर एक दिन 5 वर्ड तो एटलीस्ट लिखता था। 5 वर्ड वैसे नहीं, डिक्शनरी वाले 5 वर्ड नहीं लिखता था। मैं वैसे 5 वर्ड लिखता था जो, जैसे मान लिया आप दोस्तों से बात कर रहे हैं और वो वर्ड वो लोग यूज कर रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, तो वैसे वर्ड मैं ओके। डिक्शनरी में लिख के उसको या तो प्रोनाउंसिएट करता था या रिमेम्बर करने की कोशिश करता था, या जब मैं कम्युनिकेट करूं तो वो वर्ड का यूज करने की कोशिश करता था। ओके। तो मैं सर को दिखाया और डायरी, वो बहुत खुश हुए, बोले चलो तुम एटलीस्ट मेहनत कर रहे हो। अच्छा है। तो मैं बोला इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ कि ऐसा नहीं कि 28 नंबर आ जाते हैं, मेरे 23 नंबर ही आए 30 में से। तो ठीक है, मुझे पता था कि मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, आगे जाके सही हो जाएगा। इस चलते मुझे याद है कि मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मेरा 7.3 CGPA आया। ग्रेजुअली मेरा SGPA हर एक सेमेस्टर में बढ़ता ही गया। हो गए, जैसे मुझे याद है फर्स्ट में 7.3 आया, सेकंड में 7.8 आया, फिर 8.3 आया, फिर 8.5 आया, 8.8 आते आते मुझे लगता है लास्ट सेमेस्टर में मेरा 9.3 आया। तो मतलब ये सब ओवरकम करते करते मैं फाइनली रीच कर गया जहाँ पे था वहाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने एक और लर्निंग ली आपकी लाइफ से कि लाइक मतलब जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं हम क्या करते हैं, जनरली कॉलेज में होता है ना, एक ट्रेंड सा सेट कर देते हैं, अरे एग्जाम से पहले ही पढ़ना है, उससे पहले नहीं पढ़ना। बट अगर आप अच्छा। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप भीड़ से अपने आप को अलग कर लोगे। मतलब वो वहां आपने भीड़ से अलग कर लिया था अपने आप को। वो जो 1 1.5 घंटा, जो आप 2 घंटे जो भी आप एक्स्ट्रा दे रहे थे अपने स्टडी के लिए और अगले दिन की प्रिपरेशन, और ये वाला पॉइंट की जैसे हमने क्लास में जाके हमें बोरियत लग रहा है, नींद आ रही है, इसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। बट अगर आप हम्म, पहले से पढ़ के जा रहे हो, थोड़ा आप समझ रहे हो कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो, माइंड ओपन है आपका, लाइक इतना नहीं कि आप कंजस्टेड फील कर रहे हो और मतलब एक ही तरफ चले जा रहे हो। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल की लाइक आपके अंदर एक वो होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि मेरे को खुद को कंट्रोल करना है, खुद को समझना है और हर दिन पढ़ना है। एक्चुअली इंजीनियरिंग मतलब आपको हर दिन पढ़ना है, मतलब आप ऐसा नहीं कि लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम हम्म। पढ़े और बस एग्जाम दे दिए। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपसे
लाइक मैं अभी भी आपकी लाइफ की फिलोसफी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब मैंने मेरे ये पूरे प्लेटफॉर्म पे लाइक ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म चाहना चाहता है कि ये लोगों को फिलोसफी सिखाए, वो फिलोसफी जो सक्सेसफुल लोगों के अंदर है। बिकॉज हर कोई एक बंदा एक फिलोसफी पे चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी लर्निंग्स, जहाँ आपकी लाइफ की अभी तक आपकी जो जर्नी रही है, तो इसमें कुछ ऐसी होती है ना, ऐसी टैब बातें हैं जो हम अपने माइंड में हमेशा फिक्स रखते हैं और उनको जीते हैं हम लोग अपनी लाइफ में। जैसे ये दुनिया बेकार है, अरे इनका कुछ नहीं होने वाला तो हम फिक्स कर लेते हैं वो माइंड में और फिर जीते हैं उन चीजों को। तो आपकी आपकी लाइफ में वो क्या ऐसी लाइनें हैं जो आप जीते हो हर दिन और आप चाहते हो तो दूसरों को भी पता चले वो? देखिए वही सर, पहला चीज है कि मैं मेरा जो परवरिश हुआ है, तो हमारे पेरेंट थे, उन्होंने हमें बेस्ट परवरिश दिया है। पहले आप माइंड में ये सेट कीजिए कि हमारा जो प्रीवियस लाइफ है, मैं उस आप उसको निगेटिव वे में नहीं दे सकते। मतलब आप जो पास्ट लाइफ जिए हैं, वो आपके सरकमस्टांसेस या इन्वायरमेंट के हिसाब से वो बेस्ट लाइफ। आप ऐसा सोचिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं टेंथ मतलब कोई ग्रामीण के स्कूल से पढ़ लिया और इंग्लिश नहीं आ रही है तो ये मेरा नेगेटिव चीज है, ऐसा मत सोचिए। नहीं, हमारे पेरेंट ने जो भी शिक्षा हमें अभी तक दिया, वो हमारे पास जितने पॉसिबिलिटी थे उसमें से उन्होंने जितना ट्राई करना था किया। अब क्या है कि रादर देन कि कंप्लेनिंग द सिस्टम, आप उसको इम्प्रूव करते जाइए। ओके, आप आगे एग्जैक्टली। कदम बढ़ाइए, उसमें जो भी चीजें आ रहा है उस पर वर्क कीजिए। और मेरा एक और भी ये चीज है कि आप इन्वायरमेंट से मिसिंग आउट फील मत कीजिए। थोड़ा बैलेंस कीजिए। बैलेंस इन द सेंस आप जैसे जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, NIT या IIT या दूसरे कॉलेजेस में, आप मस्ती भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मस्ती मत कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा और हो सकता है फिर आप सिर्फ सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे। हम्म। थोड़ा सा कट आउट कीजिए। कट आउट ऐसा नहीं कि पिक टाइम में कट आउट कीजिए, मस्ती के जो पिक टाइम है वो पिक टाइम में आप मस्ती कीजिए। और जो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाता है या एक्सेस जो मस्ती कर रहे हैं, उस समय में आप अपना काम या अपने खुद पे काम कर सकते हैं। उस हिसाब से क्या हम्म। होगा, आपका लाइफ बैलेंस भी रहेगा, आप सोसाइटी से मतलब मिसिंग आउट भी नहीं रहिएगा, और आप खुद को इम्प्रूव भी कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है? और फिर आप अगर ऐसा करते हैं ना, तो आपके जो दोस्त हैं वो लोग भी थोड़ा समझने लगते हैं कि ठीक है, हम लोग शायद ये अपना जो वीकनेस है उस पर काम कर रहे हैं, चलो चिल भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो वो लोग कंप्लेन भी नहीं करेंगे। ओके, या बिल्कुल। आप मतलब वो एक्स्ट्रा वाले में नहीं आ जाएगा, जो बोलते हैं आउटलाइनर्स में नहीं आ रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जो भी ये है, जो भी अभी तक ग्रहण किए हैं, आप उस पर प्राउड फील कीजिए। और आगे और आप जो भी पॉसिबल इन्वायरमेंट मिल रहे हैं उसमें से कैसे आप अपने आप को उभार सकते हैं, वो करने का कोशिश करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ओके एक चीज ओके, और मैं थैंक यू। माइंड में रख। यस सर, प्लीज प्लीज। हाँ, तो मैं एक ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये कि जैसे जब मैं टेंथ में था, मतलब टेंथ जब पास की, तो मैं उसमें इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहा था। इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, उसका रीजन बहुत सारे हैं। एक तो मतलब मुझे इतना पता था कि हमारा मतलब फिनेंशियल बैकग्राउंड इतना नहीं है कि मैं वो अफोर्ड कर पाऊँ। तो लेकिन इतना पता था कि मैं कहीं भी जाऊं मुझे पढ़ना है। तो अगर ये आपके बैक ऑफ माइंड में है कि आपको पढ़ना है, तो आगे वो सब हर्डल्स दूर हो जाए। हम्म। तो वो माइंड क्लियर करके रखिए कि हाँ, मुझे ये चीज करना है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पागलपंती की तरह करना है, मैं वो नहीं बोलूंगा। नहीं तो फिर आप सोसाइटी से थोड़ा बाहर चले जाइएगा। कीजिए, बैलेंस हो जाता है, लोग समझ जाते हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सारी चीजें हो ही जाती हैं। एग्जैक्टली सर। सर लाइक रैली में अगर कोई बच्चा ये तीनों बातों को समझ जाएगा, जो तीन बातें आपने बोली है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा लाइफ में चेंज आएगा। बिकॉज किसी भी कॉलेज का बच्चा जो कॉलेज स्टार्ट कर रहा है, मैक्सिमम बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ ये 70 to 80% जो बच्चे आज नॉर्मल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। उनको ये बात समझना कि कितना ज्यादा आप आउटर अगर स्टेट्स में जा रहे हो पढ़ने के लिए, आपको लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे हैं या फिर और बैरियर आ रहा है, तो आप खुद को सेल्फ एनालाइज करो और कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दिमाग में रखो कि आपका जो बैकग्राउंड है, जहाँ से आप आए हो, वहां पे आप उसको ऐसे ऐसे ना जज करो कि अरे वो बहुत ही छोटा था, मैं छोटी जगह से आया हूँ। नहीं, आप सेम जगह पे आ गए, इट मींस आप में कुछ कैलिबर था तभी तो आप वहां पहुंचे हो। नहीं तो आप उन लोगों के साथ क्यों खड़े हो जो इनको आप महान समझ रहे हो? आप भी तो वहीं खड़े हो, एट द सेम टाइम अभी महान हो।
एग्जैक्टली सर। सो थैंक यू सो मच, लाइक बहुत ही इंस्पायरिंग था लाइक पूरा टॉक, और थैंक यू सो मच आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फॉल्ट्स को लाइक सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स देयर सक्सेस स्टोरीज एंड ऑल दैट, बट फेलियर डिस्कस करना और फेलियर को स्ट्रेंथ कैसे बनाया वो डिस्कस करना बहुत ही लाइक करेज की बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे।